हाय दोस्तों, वेलकम टू एनरिचिंग टॉक्स, जहां हम आपके सामने लाते हैं कुछ ऐसे लोग जिनसे आप रिलेट कर सकें और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज मिस्टर दीपक बघेल, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेडिशनल डेफिनेशन पे काम कर रहे हैं। आज स्टार्टअप का मतलब क्या है? एक टेक प्रोडक्ट, बेसिकली एक ऐप, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो कि एक टेंजिबल प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। दीपक, जो कि एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, बेसिकली आज वो एपीकल्चर या फिर मधुमक्खी पालन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारे देश के हजारों किसानों की मदद कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, उन्होंने मिएलो हनी नाम का खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उस प्रोडक्ट को वो पूरे देश में अलग अलग चैनल्स के थ्रू बांट रहे हैं एंड इसके थ्रू पूरे देश के पास शुद्ध और फ्रेश हनी को डिलीवर कर रहे हैं। तो दीपक की ये जर्नी कैसी रही, उसी के बारे में हमारा आज का एपिसोड रहेगा। तो हाय दीपक, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सत्यम। सो एक्चुअली जो मेरा मेन बिजनेस है उसमें हम मधुमक्खी के बॉक्सेस सारे किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें छोटे से लेकर बड़े किसान तक आते हैं और इन मधुमक्खी के बॉक्सेस से उनके खेत में जो भी क्रॉप होती है उनकी यील्ड 40 से 50% यील्ड उसकी बढ़ जाती है, तो उनको प्रॉफिट होता है उनकी फसल में। तो इस प्रकार से हम अलग अलग किसानों को उनके यहाँ पे पूरा इसका इंस्टॉलेशन करते हैं बीहाइव का, और उसके बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और कुछ बड़े कभी प्रोजेक्ट होता है तो उसके बाद उसका फॉलोअप लेके हर मंथली उनको 2 से 3 उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट पूरा साल 2 साल 10 नंबर ऑफ ईयर तक चलते जाता है। और इसके पैरेलली मैं कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मिलके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। मोस्टली ये ट्राइबल्स एरिया में होती है, क्योंकि जितने भी मधुमक्खी पालन के प्रोजेक्ट होते हैं जंगलों और बड़े बड़े इलाकों में ही होते हैं, जंगलों के पास के, जहाँ पे अच्छी बड़ी क्रॉप होती है। तो वहां पे मैं KVIC, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विज्ञान केंद्र और कुछ यूनिवर्सिटी और स्कूलों में मैं जाके मधुमक्खी पालन और हनी की वेरियस वेराइटीज के बारे में स्टूडेंट को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता हूँ। और मेरी एक, जैसे कि आपने बताया कि मेरी मियालो नाम की एक जो कंपनी है, उसके थ्रू मैं पैन इंडिया में हनी सप्लाई करता हूँ। और अभी अमेजोन, कॉटपुर और 2-3 और प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अभी सेल हो रहा है पूरा। सो दीपक, ये बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा है। ऑफ कोर्स सुनने में आप बहुत एक अलग और नई किस्म की चीज कर रहे हैं, पर हम इसमें ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, ये शुरू कहाँ से हुई है? एंटरप्रेन्योरशिप का बीज आपके दिमाग में बोया किसने? एक्चुअली बचपन से सिचुएशन थोड़ी खराब थी मेरी, जिसने मुझे बहुत ही इंडिपेंडेंट बना दिया। जैसे कि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर थे बड़वा में, एक छोटे से गांव में। तो वो वहां पे पापा की सैलरी बहुत कम थी, तो पापा बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस करते थे जहाँ पे 15-20 रुपए के छोटे मार्जिन होते थे। तो मैं भी अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए उन छोटे छोटे बिजनेस में पापा के साथ सपोर्ट करता था। तो मुझे बहुत सारी छोटी मोटी चीजें सीखने को मिली। वो मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी का सबसे पहला लेसन था, जहां मैंने पापा से सीखा कि छोटे छोटे मार्जिन से कैसा बिजनेस किया जाता है। और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, पर सडनली 2004 में मेरे पापा की अनकंडीशनली डेथ हो गई। तो उसके कारण मेरी पूरी फैमिली शॉक में आ गई। उस टाइम मैं जस्ट 12 साल का था और मेरी सिस्टर मेरे से 2 साल बड़ी थी, और मेरी मम्मी 6-7 महीने के लिए डिप्रेशन में आ गई थी, और मेरी फैमिली इनकम ऑलमोस्ट 80% कट हो गई थी। दीपक, ये सिचुएशन तो मतलब काफी डायर है। मतलब आपकी भी एज कम थी, आपके सिस्टर भी आई थिंक आपसे 2-1 साल बड़ी होंगी शायद, एंड आपकी मदर भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी। एंड 2004 मतलब ऐसा टाइम था जब मतलब शायद बहुत ज्यादा जॉब्स वैसे भी अवेलेबल नहीं होती। तो इस सिचुएशन को इस सिचुएशन से आपने खुद को उबारा कैसे? एक्चुअली पापा के जाने के बाद पेंशन तो बहुत कम थी हमारी, तो 40% पेंशन हमारी होम लोन में चली जाती थी। तो 1 साल तो हमने जैसे तैसे निकाला, पर उसके बाद मैंने अपनी मॉम को फोर्स किया कि मॉम आपको जॉब करना ही पड़ेगी पापा की जगह, वरना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत कम हमारी सैलरी थी, घर की फैमिली इनकम। तो जैसे तैसे मम्मी ने जॉब ज्वाइन करी 4th ग्रेड में। मतलब मेरी मॉम ने गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्यून स्टार्ट किया 2005 में। और फिर मैंने 10वीं तक तो जैसे तैसे हमने पढ़ाई कर ली, हम दोनों ब्रदर सिस्टर ने। लेकिन 11वीं की फीस बहुत ज्यादा होने के कारण मैंने अपने 10th में प्रिंसिपल से 11th में प्रिंसिपल से बात करी कि मैम वी कुड नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ मतलब दैट मच फीस। तो प्रिंसिपल मैम ने बोला कि नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने मुझे फाइनली स्कूल से निकाल दिया। तो फिर मैंने
ट्राई किया कि सेंट्रल स्कूल में भी ट्राई करते, मुझे भी वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाए कुछ, बट मेरे इंग्लिश के मार्क्स कम थे तो मुझे वहाँ भी एडमिशन नहीं मिला। तो फाइनली मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा कि मैंने को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा, ताकि फिर सिर्फ 280 रुपए थी पूरा साल की फीस। और वहां से मैंने हिंदी मीडियम में 11th का अपना एजुकेशन पूरा कंप्लीट किया, और फिर अगले साल 12वीं के लिए मैं इंदौर आ गया, मेरे और मेरे सिस्टर दोनों इंदौर आ गए। फिर वहां मैंने एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल से अपना 12th कंप्लीट किया, और उसी के साथ मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एग्जाम भी दी थी, जिसमें IIT में मेरे -5 नंबर आए थे, AIEEE में मेरे 19 नंबर ही आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली MPPT में मेरे 99 मार्क्स आ गए। तो उस बेस पे मुझे MP का नंबर 1 कॉलेज SJS ITS मिल रहा था। तो मेरी को एक उम्मीद आई कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने अपनी मॉम को बोला, तो मेरी मॉम ने सपोर्ट किया। तो फिर मैंने एक साल और ड्रॉप लिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और उस साल मैंने बहुत मेहनत करी काइंड ऑफ, और बहुत मतलब फाइनेंशियल क्रंचेस चलते रहते, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत करके एट द एंड IIT JEE में अपना सिलेक्शन कर लिया, और मेरी उस टाइम 478 रैंक आई थी 2010 में, और मैं भी शायद मैं उस टाइम हिंदी मीडियम का टॉपर भी था इंडिया में। दीपक, ये डेफिनेटली आई थिंक बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है कि आपने हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी, पहले JEE अटेम्प्ट में -5 मार्क्स से आपने इवेंचुअली IIT बॉम्बे में एडमिशन पाया। हमारी रिसर्च में हमें ये भी पता चला है कि IIT बॉम्बे में आपने पढ़ाई तो करी ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी और चीजों को भी एक्सप्लोर किया, यहाँ तक कि आपने मॉडलिंग भी करी है। तो ये जर्नी कैसी रही आपकी? एक्चुअली जो मेरा सबसे मेजर चैलेंज था IIT बॉम्बे के अंदर, वो था मेरा लैंग्वेज बैरियर। मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम से बिलोंग कर, मैंने किया था पूरा सब कुछ, और IIT बॉम्बे में सारे बच्चे होते हैं वो अलग अलग फील्ड के टॉपर होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्कूल के टॉपर, तो सब इंग्लिश मीडियम से। तो मैंने कि इस अपने जो डर को अंदर से मिटाने के लिए मैंने सोचा कि अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, जैसे डांस हो गया, मॉडलिंग हो गया, फिटनेस हो गया, इन सारी एक्टिविटीज में मैंने पार्ट लेना स्टार्ट किया। तो जिसके कारण मेरा एक अंदर से डर मिट गया और मैं अपने सीनियरों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया। तो इसके थ्रू मेरा फर्स्ट ईयर का थोड़ा अकेडमिक भी थोड़ा बिगड़ गया था, तो उस डिप्रेशन से निकलने के लिए मैं अपनी हॉबीज में ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गया। तो मेरा डिप्रेशन भी कम हो गया, और मैंने अपना अकेड छुपा के अपने सारी स्किल्स पे वर्क किया, और सीनियरों से बहुत अच्छे कांटेक्ट बनाए, दोस्तों से कांटेक्ट बनाए, बहुत सारे साकी वे हो गया, अंजार अफवानी, इन सबके साथ मैंने कुछ स्टार्टअप में भी वर्क किया, तो जिससे मुझे एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में पता चला कि स्टार्टअप क्या चीज होती है। और सेकंड ईयर से मुझे पता चल गया था कि मुझे मेरा अकेले अच्छा नहीं है, तो मुझे एटलीस्ट स्टार्टअप ही करना है। और इस बेस पे मेरा पूरे अगले 4-5 साल में स्टार्टअप पे वर्क करता रहा, और फाइनली मैंने लास्ट ईयर में एक सितारा का प्रोजेक्ट किया था IIT बॉम्बे में, जो कि था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चेन एनालिसिस। उसके लिए मैं नासिक मंडी में जब मैं कुछ किसानों से मिलने गया, जब हम वहां पे घूमे, देन आई रियलाइज कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत बड़ा एक लूप होल है, ये इंडस्ट्री, और हमारी इंडिया की GDP पूरी फूड एंड हेल्थ पे डिपेंड करती है। तो इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना मेरे लिए एक एम बन गया, मेरे लिए लाइफ का गोल बन गया। तो मैंने सोचा कि अब से मैं अपना पूरा कैरियर सिर्फ इन्वायरमेंट हेल्थ पे पूरा वर्क करूंगा, और ये सोच के मैं अपने वापस से गाँव आ गया पास आउट होने के बाद। तो दीपक, अभी तो आप बी फार्मर हैं, बेसिकली आपने स्टार्ट फार्मिंग के फील्ड में किया था, लेकिन अभी आप बी फार्मर हैं। तो मतलब ऐसा क्या हुआ, मतलब फार्मिंग में कुछ ज्यादा चैलेंजेस थे, या फिर उसमें मजा नहीं आया आपको, या आपको ऐसा लगा कि बी फार्मिंग जो है बेसिकली ये फील्ड ज्यादा लुक्रेटिव रहेगी? ऐसा क्या रहा कि मतलब ये ट्रांजिशन हुआ आपका फिर? एक्चुअली जब मैं बड़वा वापस आया था, तो मैंने वहां पे 10 एकड़ का लैंड किराए पे लिया, और मैंने वहां पे 40 अलग अलग वेराइटीज की क्रॉप लगाई, लाइक लेट्यूस, धनिया, इंग्लिश धनिया, विदेशी धनिया, फ्लैक्स, 5-6 वेराइटी के गेहूं, और हमारा निमाड़ का जो स्पेशल होता है नॉन बीटी कॉटन लगाया था मैंने। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम मेरे जो कॉटन की क्रॉप है उसमें जब फ्लावरिंग स्टेज आई थी, उस टाइम फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आई मुझे। तो मेरा लॉस हो रहा था काइंड ऑफ मेरी क्रॉप का, तो मैंने उसको थोड़ी रिसर्च करी, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट किया। तो उस इन्वेस्टमेंट के कारण मेरे घर पे एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लग गई, क्रंचेस आने। तो उस टाइम मैंने अपने कुछ IIT के दोस्तों से हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प किया, और मैंने फिर अपना उस एग्रीकल्चर वाले प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया। तो उस टाइम मेरे को रिसर्च पे ये पता चला कि जब तक मधुमक्खियां फ्लावर को पॉलिनेट नहीं करेगी, तब तक वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उस टाइम फिर मैंने नेट पे रिसर्च करी, और यूपी बिहार के कुछ बीकीपर लोगों से मिलने के लिए मैं उनके जंगलों में उनके पास गया, रहा, उनके साथ ट्रेनिंग ली मैंने उनसे। और देन आई रियलाइज कि इंडिया के अंदर बीकीपिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा लूप होल है, और इस हमारे इंडिया के अंदर 135 करोड़
लोग होने के बाद भी 50 से 100 पढ़े लिखे बीकीपर भी नहीं है इंडिया के अंदर, ग्रेजुएटेड। तो मैंने कि इस फील्ड को मैं एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज होता ये है कि जब आप बी कीपिंग करते तो वहां पे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड नहीं स्प्रे करते, तो बाय डिफॉल्ट वो फार्म ऑर्गेनिक हो जाता है। और मेरा एजेंडा वही था कि फाइनली हर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करे। तो मैंने सोचा कि चलो अब बी कीपिंग इंडस्ट्री को इतना फैला दो कि बाय डिफॉल्ट सारे किसान लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लग जाए, और इस प्रकार से मैंने अपना पूरा बिजनेस बी कीपिंग पर शिफ्ट कर लिया। तो दीपक, आई थिंक आगे बढ़ने के पहले एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है और आई थिंक हमारे ऑडियंस के दिमाग में भी जरूर आएगा कि हमारे घर में एक मधुमक्खी भी घुस जाती है तो हम बहुत डर जाते हैं, मधुमक्खी काट लेती है तो बहुत घाव हो जाते हैं और काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और आप ऑन अ डेली बेसिस हजारों लाखों मधुमक्खियों से जब डील कर रहे थे तो आपको ये डर नहीं लगता कि ये काट लेंगी या फिर ये काटती ही नहीं है? ये कैसे होता है संभव? एक्चुअली ऐसा होता है कि मधुमक्खियां 4 वेराइटीज की होती है। उसमें से आपने जो देखी होगी मोस्टली वो देसी मधुमक्खियों को देखा होगा आपने आसपास, लेकिन हम जिस मधुमक्खियों के साथ काम करते हैं वो कॉमर्शियल बीज होती है। उसको हम बोलते हैं, उसकी स्पीसीज एपिस मेलिफेरा। वो बहुत फ्रेंडली होती है, वो इतनी एग्रेसिव नहीं होती है। कभी आप उसके बॉक्स में टच करोगे तो वो हार्डली एक या उसमें गार्ड बीज, एक स्पेसिफिक बीज होती है उस कॉलोनी के अंदर, वो सिर्फ वही आपको काटती है। तो जब आप धीरे धीरे उनके साथ काम करते हैं तो आप उस आर्ट को समझ जाते हैं कि मक्खियों को क्या बिहेवियर है, तब मॉर्निंग में कैसी है, इवनिंग में कैसी है। तो काम करते करते आप मैं उसको सीखते गया धीरे धीरे। बाकी मैं किसानों के एक्सपीरियंस को भी मैंने ऑब्जर्व किया धीरे से, और इसके साथ करते करते मुझे ये रियलाइज कि हनी भी बहुत अलग अलग वेराइटीज के होते हैं। तो वो मैंने रियलाइज किया कि जिस जंगल में हम मधुमक्खी को रखते हैं तो मधुमक्खी जिस फूल पे बैठती है उस फूल का शहद लेके आती है। तो उस प्रकार से हर फूल का अलग अलग शहद होता है। तो एग्जैक्टली दीपक, मतलब इसी पॉइंट पे ये पूछना चाहूंगा, आपने बताया कि मतलब कई सारे अलग अलग वैरायटी के हनी आते हैं, बट मतलब विदाउट नेमिंग द कंपनीज में ये बोलूंगा कि मैं सालों से एक ही टाइप का डब्बा देखता हूँ हर कंपनी का, उसमें शहद भी मुझे एक जैसे ही दिखता है, उसमें कोई वैरायटी मुझे नजर नहीं आती। बिल्कुल। तो आपके हनी में और बाकी सब हनीज में ऐसा मतलब डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैं आपको बता कि इंडिया के अंदर अभी 20 से 25 वैरायटी के हनी पाए जाते हैं, और अभी जो मैं मोस्टली कॉमर्शियली सेल करता हूँ उसमें जैसे मैं आपको दिखाऊं कि 12 महीने के अंदर अलग अलग वेराइटीज के सारे हनी होते हैं। इनके कलर, फ्रेग्रेंस और अरोमा सब कुछ अलग अलग होता है। इवन इनकी विस्कोसिटी तक अलग होती है। बिकॉज जैसे ये देख रहे हैं लीची हनी है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, गोल्डन कलर का होता है। तो लीची हनी का मतलब होता है कि अप्रैल के महीने में जब बिहार में लीची के बगीचों में फूल आते हैं उस टाइम अपने मधुमक्खी के डब्बे लीची के बगीचे में रखते हैं। मधुमक्खियां लीची के फूल से नेक्टर लेके उसको डाइजेस्ट करके हनी में कन्वर्ट करती है, तो उस टाइम लीची हनी आता है। और उसके फिर 2 महीने बाद हम उसको मथुरा के कासगंज डिस्ट्रिक्ट में लाते हैं, वहां पे जामुन का हनी निकालते हैं। ऐसे करके हम 12 महीने अपने मधुमक्खी की यूनिट को माइग्रेट करते हैं। तो इसलिए हमारे को बहुत अलग अलग वेरायटी के हनी मिलते हैं। तो कोई भी बी कीपर आपको हर 2 महीने में अलग वेरायटी का हनी मिलेगा। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी और जो ये हमें हनी निकालते हैं, इस हनी को हम सिर्फ निकाल के फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर से, और फिल्टर पेपर या कॉटन से फिल्टर करने के बाद सीधा पैकेजिंग होता है बॉटल्स में, नो प्रिजर्वेटिव, नो प्रोसेसिंग। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी उसको निकालने के बाद उसको प्रोसेसिंग करती है, उसमें मे भी कुछ कंपनी एडल्ट्रेशन भी करती है, और एडल्ट्रेशन करने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डालती है, नहीं तो फिर हनी खराब हो जाएगा प्रोसेसिंग के बाद। तो ये सब होता है मार्केट में, इसलिए हम अपने हनी को सिर्फ फिल्टर हनी कहते हैं, रॉ एंड फिल्टर हनी। और हनी में एक मिस इंफॉर्मेशन भी है मार्केट में कि हनी जमता है। तो मैं यहाँ पे अपने सारे कस्टमर्स को या अपने सारे पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि सारे हनी जमते, पर सबका रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग होता है। कि कोई हनी 12 घंटे के अंदर जम जाता है, जैसे मस्टर्ड हनी वो 12 घंटे के अंदर जम जाता है, लेकिन लीची हनी को 1 साल लगता है, जामुन हनी को 2-3 साल लगते हैं। तो उस टाइप से रहता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लीची हनी है, लेकिन यही हनी ठंड के टाइम पे पूरा ऐसा सेग्रीगेट हो जाता है। दोनों सेम हनी है ये, लेकिन ये सिर्फ ठंड के कारण जम चुका है। अब इसको धूप में रखिए 1-2 दिन, ये वापस से लिक्विड हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सारे हनी जमते तो यानी अब प्योर हुए? नहीं, कुछ हनी में एडल्ट्रेशन होता है। तो लेकिन जब आप वो जमे हुए हनी को पकड़ोगे तो कभी क्रिस्टलाइज लगता है तो वो एडल्ट्रेशन है, लेकिन जब वो बटर या घी की तरह होता है यानी वो ओरिजिनल हनी है। यानी धूप में रखोगे मेल्ट हो जाएगा और उसके जमा हुआ हनी पूरा घी जैसा लगे, आपको एकदम ग्रेनुअल फील हो, तो वो प्योर हनी होता है। तो इसको हमको पूरा कस्टमर को अवेयर करना होता है। आई थिंक ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। हम में से बहुत सारे लोग ये जो देख रहे हैं वीडियो, ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे डिटरमाइन करे कि हनी प्योर है
या अनप्योर है, आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उन सभी के लिए। आपने जो पॉइंट बोला कि आप ऐसे अलग अलग वेराइटीज का हनी बेचते हैं जिसके लिए आई थिंक कस्टमर्स उतने यूज्ड टू नहीं है, तो आपको कैसा रेस्पॉन्स मिला है मार्केट से? आप इसे कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं? आपके सप्लाई चैनल्स क्या हैं? इस बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। जब मैं यूपी बिहार से ट्रेनिंग लेके आया था बी कीपिंग की, तो उसके बाद जब 2017 में इंदौर आया, तो उस टाइम मेरे एक फ्रेंड ने आई थी जिसके साथ मैं 2010 में पढ़ा था रैंकर पॉइंट में जेई के टाइम पे। उसी के साथ मिलकर मैंने एक फॉर्म रजिस्टर करी हनी बी वेब। उस हनी बी वेब के थ्रू हम बहुत सारे इन्वेस्टरों के पास गए इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत जगह हमको रिजेक्शन मिला, लेकिन फिर हमको कुछ प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हुए। तो हमने 7-8 डिस्ट्रिक्ट में बी कीपिंग के प्रोजेक्ट किए हम दोनों ने मिलकर। फिर वहां से फिर जब हमको बाय प्रोडक्ट में हनी मिला, तो उस हनी को हमने एक मियालो ब्रांड से मार्केट में लॉन्च किया। और उसके बाद हम हर अपने पर्सनल कनेक्शन के थ्रू सारे कस्टमर के पास गए, उनके घर जाके लोगों को समझाया कि ये अलग अलग वेराइटीज के हनी है, इसके ये बेनिफिट है। हनी इज नॉट जस्ट अ मेडिसिन, इसको आप 12 महीने कंज्यूम कर सकते हैं। एक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक इसको डेली कंज्यूम कर सकता है। तो हमने लोगों को घर जाके कन्विंस किया, समझाया, फिर उसके बाद ऑर्डर्स आने लगे धीरे धीरे। तो फिर हमने इसको ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी हम ले गए, जैसे अमेजोन है, कॉटको है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने इसको पैन इंडिया सप्लाई करना स्टार्ट किया। फिर वहां से हमको बहुत अच्छे फीडबैक आए, 5 स्टार रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा 24 से 25 लाख का टर्नओवर टच हो गया था। जी। तो मतलब दीपक, एक टाइम ऐसा था जब आपने बताया कि मतलब घर में मतलब खाना तक नहीं था, एंड उसके बाद मतलब आपका इतना मतलब खुद की कंपनी आप रन कर रहे हो जिसका इतना अच्छा टर्नओवर भी निकल रहा है। इवन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको इनविटेशन दिया जाता है कॉन्फ्रेंसेस लेने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो मतलब हम इसे सक्सेस नहीं कहेंगे तो किस चीज को सक्सेस कहेंगे? तो आई एम श्योर कि इस पूरे प्रोसेस में आपकी कई सारी लर्निंग्स भी रही होंगी। तो कुछ बेसिकली कुछ लर्निंग अगर आप हमारे ऑडियंस से शेयर करें, क्योंकि आई एम श्योर कि मतलब बहुत ज्यादा एनलाइटनिंग रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए। सो फर्स्ट जो लर्निंग पॉइंट था मेरा ये था कि मुझे सिर्फ इन्वायरमेंट और हेल्थ पे वर्क करना है, और जो कि लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्प्रेड करना है। और जैसे कि मुझे पता चला इस इंडस्ट्री के बाद कि इंडिया पूरा वर्ल्ड में 70% पॉलिनेशन मधुमक्खियां करती है। और जैसे कि अल्बर्ट ऑस्टिन ने कहा है कि यदि मधुमक्खियां मर गई दुनिया की सारी, तो 4 साल के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मैंने कि इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है लाइफ में। तो मैं पूरे अपने अगले करियर को मैंने हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट के लिए लगा दिया है। और जो सेकंड मैंने एक लर्निंग पॉइंट IIT बॉम्बे में सीखा कि कुछ लोग बाय डिफॉल्ट उनके पास सोशल वेल्थ होते हैं, बाय डिफॉल्ट राइट डिसीजन लेते हैं। जैसे मेरे कुछ दोस्त है कि उनके पेरेंट्स अच्छे एजुकेटेड डॉक्टर, कुछ लॉयर, कुछ इंजीनियर होते हैं, तो उनके बच्चे बचपन से कुछ राइट डिसीजन लेते जाते हैं, अनकॉन्शियसली वो लेते जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है। लेकिन वहीं आप जब रूरल या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आओगे तो वहां के लोग गलती से राइट डिसीजन ले लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं कि कोई बच्चा कभी नहीं पढ़ता है, पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास फैमिली का, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि आप तू नहीं पढ़ेगा तो करेगा क्या लाइफ में, तू ये होगा वो होगा। लेकिन जब गांव में बच्चा नहीं पढ़ता है तो लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसका मन नहीं लग रहा है, तो रहने दो, ये कुछ और कर लेगा। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है, जो मेरा गोल है लाइफ का, कि मैं हमेशा फीमेल डोमिनेंट के आसपास ही रहा हूं, मेरा आसपास हमेशा फीमेल से सराउंडेड रहा हूं। जैसे कि 2004 में मेरी मॉम और मेरी सिस्टर ने मुझे सपोर्ट किया, 2010 में मेरी फ्रेंड नेहा राय ने मुझे स्टडी में हेल्प करी, फिर 2017 में फिर से मुझे कंपनी बिल्डअप करने में नेहा राय ने मुझे फिर सपोर्ट किया। और जो मेरी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रहा हूँ बी कीपिंग, उसमें भी एक बिहार के अंदर 98% फीमेल्स होती है, और हमारी जो बॉटल पैक करती है वो भी सारी लेडीज से आके करती है। तो ये पूरा फीमेल डोमिनेंट प्रोजेक्ट है। तो मैंने अपना लाइफ का गोल बना लिया कि मुझे लाइफ में 100 से ज्यादा मिनी फीमेल एंटरप्रेन्योर बनाने हैं, और मोस्टली हो सका था ट्रबल फैमिली के, बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होते हैं। ये मेरी लाइफ का गोल है, और इसी पे वर्क कर रहा हूँ मैं। That is commendable, Deepak. This was really amazing and enlightening for all of us. Thank you so much for taking the time out to talk with us. Thank you so much, Deepak. Thank you Satyam and Abhishek. And thank you viewers for watching our video. I am sure आपको मतलब काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड ऐसे ही और अच्छे लोगों से मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।